स्टूडेंट्स, हमने लास्ट जो डिस्कशन लिया उसमें हमने स्यूडो फोर्स की बात करी। और स्यूडो फोर्स में एक बात हमें समझ में आती है कि कब लगता है, किधर लगता है और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है ना। 3 पॉइंट ही हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। अभी हमें तब बहुत अच्छे से समझ में आने शुरू होते हैं जब ये हम लोग इसको एक क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करें, है ना। तो क्वेश्चन क्या हुआ अच्छे से देखा जाए। एग्ज़ाम्पल हम लोग पिक करते हैं। बेसिक से एग्ज़ाम्पल है। यहाँ बच्चे आपने एक कार्ड ली, ये आपने बच्चे कार्ड बनाए यहाँ पर इस तरीके से, है ना। और इस कार्ड में आपने इस तरीके से व्हील लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे इसका एक फ्रंट एंड था बच्चे यहाँ पर, और ये जो थ्रेड यहाँ पे आपने एक बॉक्स रखा, ठीक। ये आपने बॉक्स यहाँ कनेक्ट किया, दिख रहा है। इस बॉक्स को बच्चे आपने एक थ्रेड से ऐसे ब्लॉक के आगे जोड़ दिया। सडनली बेटा ब्लॉक आपका, ये जो कार्ड थी पहले रेस्ट पे थी, डाटा आपको दे दिया गया। ये जो ब्लॉक है बच्चे कितने मास का ले लिया आपने, 4 kg का ले लिया। इस समय अगर मैं बात करूँ तो कितने फोर्सेस लग रहे होंगे सर इस पर। एक नॉर्मल एक वेट लग रहा होगा mg डाउनवर्ड, ये सरफेस को प्रेस कर रहा होगा तो एक नॉर्मल रिएक्शन ऑफ 40 बैलेंस होगा। ये जो थ्रेड है इसके बारे में डाटा दे दिया गया। सर इस थ्रेड की लेंथ कितनी है सर? सर मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर, है ना। और ये बॉक्स और जो वॉल है इसके बीच की डिस्टेंस कितनी मान लेता हूँ बच्चे, लेट्स से 12 सेंटीमीटर, है ना। आ रही बात समझ में? अब बच्चे अगर मैं बात करूँ कि ये जो ब्लॉक है आपने आगे चलाया, सडनली ये शुरू में कैसा था, रेस्ट पे था। इसकी इनिशियल स्पीड कितनी मान ली आपने, 0 मान ली। टी इक्वल टू 0 मोमेंट पे इसकी स्पीड 0 थी और आपने इसको एकदम से आगे की तरफ एक्सलेशन दिया। लेट्स से एक्सलेशन बच्चे आपने इसका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लिया। अब क्या होगा सर, एक्सलेशन का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मानते हो तो जब ये कार आगे चलेगी, ये कार्ट आगे चलेगी, है ना। ये कार्ट थोड़ा सा आगे आ गई, मान लेते हैं बेटे यहाँ पे ये कार्ट कितना सेंटीमीटर आगे आ गई, 2 सेंटीमीटर आ गया, या 3 सेंटीमीटर आपने कार्ट आगे मान ली यहाँ पर आगे। अभी कार्ट अगर 3 सेंटीमीटर आगे आती है तो बच्चे अच्छे से देखना क्या डिस्कशन आया। ये कार्ट थी आपके पास और ये कार्ट का आपका टॉप पॉइंट आ गया इस तरीके से, ये यहाँ पे आ गया। ये ब्लॉक बेटा अभी भी नहीं चला था, ठीक। थ्रेड आपका टाइट हो गया, क्लियर। ये कार्ड कितना आगे आ चुके हैं तो आपने कहा सर 3 सेंटीमीटर आगे आ चुके हैं, क्लियर। ये आपका ब्लॉक ध्यान से देखो बच्चे, ये आपके पास आ गया। ये आपने आगे वाला व्हील शो कर दिया, भाई थोड़ी ड्राइंग तो बनानी पड़ेगी, है ना। ये आपका पीछे वाला व्हील इस तरीके से। अब ऑनेस्टली बताओ बेटा कहानी हुई क्या। सर ये आगे गया था, ये कोई टी इक्वल टू टी नॉट मोमेंट आ गया जब आपका डिस्प्लेसमेंट हाफ ए टी स्क्वायर किसके इक्वल हो चुका होगा, 3 सेंटीमीटर। सर ये जो आपने थ्रेड लिया था बच्चे एक्चुअल में 15 सेंटीमीटर की लेंथ का था, पर ये 12 पे रखा था। अब ये 3 सेंटीमीटर तो खुलेगा, जैसे ही 3 सेंटीमीटर खुल जाएगा थ्रेड क्या टाइट हो गया। यस, टेक्निकली थ्रेड को अगर को पूछे तो टाइट किसने किया। सर ये अब थ्रेड पूरी लेंथ खुल चुका है। अगर कोई मुझसे पूछे सर थ्रेड टाइट है, ये ब्लॉक चल रहा है नहीं चल रहा है, तो अब 2 चीज़ें आएंगी। तुम किससे पढ़ सकते हो, अगर तुम यहाँ पे आंखें लगा दो, मतलब ये जो कार्ट है यही ऑब्जर्वर हो जाए। कार्ट किधर एक्सेलेटेड है सर, आगे एक्सेलेटेड है। तो कार्ट से अगर पूछो तो ये डिब्बा किधर जाता दिख रहा होगा, तो सर पीछे जाता दिख रहा है। पीछे जाता दिखेगा, थ्रेड एकदम से टाइट हो जाएगा। थ्रेड टाइट हो जाएगा तो टेंशन आ जाएगी। तो अगर मैं इन फ्रेम ऑफ कार्ट पढ़ूँ तो फिजिक्स क्या होगी, तो आप बोलोगे इन फ्रेम ऑफ कार्ड फिजिक्स क्या होगी। सो इन फ्रेम ऑफ कार्ड शुरू में बॉडी पे बैकवर्ड एक्सलेशन लग फोर्स लगेगा, कितना एम ए अनबैलेंस फोर्स होगा। जब तक थ्रेड टाइट नहीं हो स्लैक नहीं, जब तक थ्रेड टाइट नहीं होगा तब तक केवल एम ए होगा, इसका एक्सलेशन बैकवर्ड होगा। और जैसे ही थ्रेड टाइट हो जाएगा आपका एक टेंशन आ जाएगा और अब फर्दर आप पीछे नहीं जा पाओगे। तो आपको कार के फ्रेम में एम ए नाम का स्यूडो फोर्स, कार के फ्रेम में एम ए नाम का स्यूडो फोर्स टेंशन से बैलेंस होगा। नॉर्मल रिएक्शन एम डी तो पहले ही बैलेंस थे, तो आपका एम ए इज इक्वल टू टी। थ्रेड में टेंशन बच्चे किसके इक्वल हो जाएगी, मास 4 kg है, एक्सलेशन 1 है, तो 4 न्यूटन का टेंशन आएगा।
लेकिन एक पर्सन ने पूछा नहीं सर, मैं इसको ग्राउंड के फ्रेम से पढ़ना चाहता हूँ। ग्राउंड के फ्रेम से क्या होगा? ग्राउंड के फ्रेम में अगर तुम ध्यान से देखो तो उसे लगेगा सर ये कार्ड के साथ बंधा बंधा आगे जा रहा है, तो वो क्या कहेगा सर इस बॉडी पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एन और एम जी बैलेंस और टी आगे आ रहा है। नीचे खड़ा हुआ पर्सन जो ग्राउंड पे होगा वो कैसा ऑब्जर्वर हुआ? अनएक्सलेटेड। कार्ड कैसा ऑब्जर्वर हुआ? एक्सलेटेड। तो ग्राउंड से अगर देखोगे तो कहेगा टी कैसा फोर्स है? अनबैलेंस फोर्स। और ये अनबैलेंस फोर्स यहाँ पे ध्यान से देखो, कार्ड के फ्रेम से कितने फोर्स थे? 4। ग्राउंड के फोर्स से कितने, अब फ्रेम से कितने फोर्स है? 3, क्योंकि इसको स्यूडो फोर्स तो दिखना ही नहीं ना, पर इसको ही चलता हुआ दिखेगा। तो ये कहेगा सर टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अनबैलेंस फोर्स है। अनबैलेंस फोर्स क्या प्रोवाइड कराते हैं? एक्सलेशन। तो 4 kg की बॉडी 1 से आगे जा रही तो 4 न्यूटन। क्या मैथमेटिक्स दोनों की सेम है? यस। पर नंबर ऑफ फोर्सेस ग्राउंड के फ्रेम से कितने हैं? 3, और कार्ड के फ्रेम से कितने हैं? 4। तुम ध्यान से देखो, मैंने बोला था न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल, लेकिन एक अमेंडमेंट के साथ आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स स्यूडो फोर्स और लगाना पड़ता है। क्लियर? तो कार्ड के जो लोग होंगे, कार्ड को क्या दिखेगा? ये ब्लॉक चलता नहीं दिखेगा, उसको लगेगा एम और टी बैलेंस्ड है। ग्राउंड के फोर्स को लगेगा ऐसा टी अनबैलेंस फोर्स और ए प्रोवाइड कर रहा है। मैथ्स तो दोनों की सेम है ना, टी इक्वल टू एम है। तो ये बात आती है बेटा कि कब स्यूडो फोर्स दिखेगा, किसको दिखेगा, किधर दिखेगा, कितना दिखेगा, ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। मैंने एक न्यूमेरिकल बच्चे ऐसा और पिक किया, बड़ा सिंपल सा है कि अगर मेरे पास एक यहाँ पर मैंने एक वेज लिया, एक ट्रायंगुलर वेज लिया बच्चे आपने यहाँ पर, कितने मास का? एम मास का। इसका एंगल बच्चे कितना लिया आपने? थीटा लिया। और इसके ऊपर आपको बच्चे एक छोटा सा ब्लॉक रखना है स्मॉल एम मास का। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई ये जो स्मॉल एम मास का ब्लॉक है वो इस पे टिका रहे, स्लाइड ना करे, कितना एक्सलेशन होना चाहिए जिससे ड्यूरिंग मोशन एम रिमेन्स एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द वेज, वो उस सरफेस पे स्लिप ना करे। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड ए so that M does not slip with respect to the surface of wedge। कौन सी सरफेस बच्चे? जो उसकी इंक्लाइंड सरफेस आ रही। डन सर, एक तरीके से ऐसे समझ लो, कुछ ऐसा सोचना है कि अगर ये दूरी अगर x है तो ये x ना बदले, अगले हर डायग्राम में दूरी x ही रहनी चाहिए। तो एक ही वैल्यू बताइए। अब इस क्वेश्चन को बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं तो पढ़ने के लिए आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा ऑब्जर्वर क्या है। तो एक बच्चे ने कहा कि सर मैं इस प्रॉब्लम को अप्रोच करना चाहता हूं ग्राउंड के फ्रेम से। आप ग्राउंड के फ्रेम से बच्चे से अप्रोच करिए, जरा देखिएगा। ये आपके पास बेटा एक वेज बनाया बेटा आपने, थीटा एंगल ले लिया, ये आपके पास वेज आ गया बच्चे यहाँ पर, और आपने इसे यहाँ से, अब आप इसे आगे बढ़ाते जाइए, अगले डायग्राम में यहाँ पे आ गया, आपने एक बार और किया, ये थोड़ा सा और आगे आ गया। ये वेज सबको पता है बच्चे, ये एक्सलेशन से आगे जा रहा था, है ना, ये चलता जा रहा है। ये जो पर्सन ग्राउंड पे खड़ा हुआ है वो कैसा ऑब्जर्वर हुआ? क्योंकि वो ग्राउंड पे है तो आप बोल दो कि सर ये अनएक्सलेटेड ऑब्जर्वर। पहला वर्ड अनएक्सलेटेड। सर अनएक्सलेटेड मतलब कैसा हो गया सर? ये इनर्शियल फ्रेम में स्यूडो फोर्स नहीं दिखता है। अब उसको ऑब्जेक्ट कहाँ दिखेगा बच्चे? वो कह रहा है बच्चे ये एक्स नहीं चेंज होना चाहिए, इसका ऑब्जेक्ट इस डायग्राम में यहाँ दिखेगा, इस डायग्राम में यहाँ दिखेगा, और इस डायग्राम में यहाँ दिखेगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट भी किधर जा रहा है? तो कहेंगे जब वेज के रिस्पेक्ट में स्लिप ही नहीं कर रहा है तो ऑब्जेक्ट किधर एक्सलेटेड है? अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सर ये उसका एक्सलेशन है, और कोई एक्सलेशन इसके पास नहीं है। फिर से मेरी बात समझना, रिलेटिव मोशन के ज़माने से पढ़ते आ रहे हैं। सर ये जो ब्लॉक आपने लिया है, ठीक है, उसका एक्सलेशन क्या होगा? एक ब्लॉक का एक्सलेशन माइनस एक्सलेशन ऑफ वेज प्लस एक्सलेशन ऑफ वेज लिख दो, ऐड और सब्ट्रैक्ट करो। तो जो पहला टर्म आया वो हो गया एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द वेज, और दूसरा आ गया एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक। एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक वेज के रिस्पेक्ट में नहीं स्लिप कर रहा है, तो ब्लॉक के पास वही एक्सलेशन है जो वेज का है। आ रही बात समझ में? कैसे भी समझ। तो इस पर्सन का जो स्टेटमेंट होगा बच्चे, जो ग्राउंड पे खड़ा होगा, इसका स्टेटमेंट क्या होगा? ब्लॉक इज एक्सलरेटेड अलोंग
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसका स्टेटमेंट होगा ब्लॉक इज एक्सेलरेटेड अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। डन। अब कहेगा भाई मुझे भाई फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्सेस सबको क्लियर है बच्चे, एक फोर्स कौन सा हो गया mg, एक फोर्स कौन सा हो गया n, क्लियर। और कोई फोर्स स्यूडो फोर्स ना, इसे स्यूडो फोर्स नहीं दिखेगा। अब फोर्स से रिजॉल्व करना है बच्चे, सबको पता है जब वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बोल रहा है कि एक्सेलरेशन है, तो श्योरली ये डायरेक्शन जो y लेते हो ये वो होती है जिसमें एक्सेलरेशन नहीं होता है, और जिसमें एक्सेलरेशन होता है उसको x बोलते हैं। तो ये कहेगा भाई ये जो वस्तु आपने ली है, जो ऑब्जेक्ट लिया है बच्चे, ये y में ऊपर नीचे नहीं जा रहा, तो अब रिजॉल्व किसको करना पड़ेगा? सर mg तो y में है, तो n को ब्रेक करिए। तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में अगर मैं पूछूं तो ये एंगल आपका थीटा दिख रहा है, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा है, थीटा आ गया। तो अपवर्ड कंपोनेंट बेटा n का कितना हो जाएगा, n cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल कितना हो जाएगा, n sin थीटा। अब बच्चे फिर आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा भाई, यहाँ फिर n नहीं दिखाना, n के कंपोनेंट्स आ गए ना, तो ये आपका फोर्सेस आ गए। अब मैं आपसे पूछूँ सिग्मा एफ वाई, सब वाई डायरेक्शन के नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब n cos थीटा ने ही ऑब्जेक्ट को नीचे नहीं गिरने दिया होगा, n cos थीटा mg को बैलेंस कर करेगा। और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात की जाए तो n sin थीटा एक अनबैलेंस फोर्स है, अनबैलेंस फोर्स ही तो बॉडी को आगे लेके जा रहा है, तो n sin थीटा किसके इक्वल हो गया बच्चे यहाँ पे, m इंटू ए, क्लियर। आपसे अगर नॉर्मल डायरेक्शन पूछा जाता है तो नो डाउट आप स्क्वायर करके ऐड करिए, पर अगर वो पूछें एक्सेलरेशन बताइए तो n में आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपने कहा ठीक है मैं सॉल्व करूँगा, डिवाइड करते हैं, तो साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे, a बाय जी। तो a इक्वल टू जी टैन थीटा वो एक्सेलरेशन होगा जिसमें ऑब्जेक्ट ये जो आपने लिया है बच्चे वो स्लाइड नहीं करेगा, ये ऑब्जेक्ट वेज के साथ आगे जा रहा होगा जी टैन थीटा से। डन। ये एक पर्टिकुलर वैल्यू है और डायरेक्शन भी ऐसे है। सर अगर मैं इसी क्वेश्चन को बच्चे अप्रोच करूँ कहाँ से, सर इसी क्वेश्चन को अप्रोच करना है हमें, मैं आपको बच्चे यहाँ पे इस बार ऑब्जर्वर चेंज कर दे रहा हूँ, है ना। ये देखिए आप इसको दो ही डायग्राम बेटा बनाते हैं। अब भाई देखो तुम्हें इस बार क्या करना है बच्चे, ऑब्जर्वर लेना है। इस बार आप ऑब्जर्वर आपकी मर्जी, आप बच्चे एक छोटे से बच्चे को यहाँ बैठा दो, कहते तू देख बैठ के भाई ऑब्जेक्ट कैसा है। उसने कहा भाई देखो कहानी कुछ ऐसी है कि मैं तो भाई आगे आ रहा हूँ, पर ये ऑब्जेक्ट बताओ उसको क्या फीलिंग हो गई, चल रहा है नहीं चल रहा है, कोई चीज़ से आपकी डिस्टेंस, आप अपनी चारों तरफ देखिए सब चीज़ें आपको रुकी हुई दिख रही हैं, क्यों, क्योंकि आपसे डिस्टेंस फिक्स है। तो इस पर्सन से पूछा भाई तुम्हें कैसा फील हो रहा है इसके बारे में, पूछा गया, तो ये स्मॉल m के लिए क्या बोलेगा, स्मॉल m इज एट रेस्ट, इसको चलता हुआ नहीं दिखेगा, है ना। मैं बोल रहा हूँ न्यूटन सेकंड लॉ आपका चेंज होना है। ये ऑब्जर्वर कैसा है, ये ऑब्जर्वर कहेगा मैं खुद कैसा ऑब्जर्वर हूँ, मैं जब वेज पे बैठा हूँ तो मैं एक्सलेटेड ऑब्जर्वर हुआ, मैं नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर हुआ, मेरे में न्यूटन सेकंड लॉ लगेगा, लेकिन एक करेक्शन, अब वो करेक्शन ही स्यूडो फोर्स होता है ना। तो करेक्शन पक्का समझ में आया क्या हुआ। तो अब बताना बेटा ये कौन कौन से फोर्स काउंट करेगा, n काउंट करेगा, ये कौन सा फोर्स काउंट करेगा, mg काउंट करेगा, और ये खुद a से अगर एक्सेलरेटेड है तो स्यूडो फोर्स पे बैकवर्ड ma आएगा, क्लियर। अब अगर मैं बच्चे बात करूँ यहाँ रिजॉल्व किसको करा जाए, तो ये कहेगा ये ब्लॉक मेरी तरफ नहीं चल रहा है ना इधर जा रहा है, तो ये कहेगा मैं इस डायरेक्शन को क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, और ये डायरेक्शन क्या मान लेता हूँ, y, है ना। अलोंग द इंक्लाइन x परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन y। अब अगर मैं पूछूं बच्चे यहाँ पे किसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो n को तो बिल्कुल भी नहीं है, ma x एक्सिस से थीटा एंगल पे, mg x एक्सिस से 90 माइनस थीटा एंगल पर, ये दो हैं। तो अब ये कहेगा ठीक है आप बना रहे हैं डायग्राम, अच्छी बात है। अगर मैं इसको एक बार फिर से पेस्ट करूँ यहाँ पर, ये देखिए, तो अगर मैं केवल फ्री बॉडी डायग्राम बना, ये फ्री बॉडी डायग्राम किसका है, इस ऑब्जेक्ट का, किसके फ्रेम में, सर इसके फ्रेम में। तो फोर्स देखो एक्स्ट्रा हो गया ना, वहाँ पे ध्यान से देखो क्या था, n और mg था फोर्स, डन। यहाँ पे एक ma और आ गया, तो एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया। अब जरा फोर्सेस को रिजॉल्व करिए। ये जो बच्चे आपका अपवर्ड फोर्स होगा, जो आपको अलोंग द इंक्लाइन प्लेन आपको चलाएगा, वो हो जाएगा ma cos थीटा
डाउन द इंक्लाइन चला सकता था, वो कितना था, mg sin थीटा। एक नॉर्मल रिएक्शन था जो ऑब्वियसली बैलेंस हो गया दो फोर्सेस से। वो दो फोर्स कौन कौन से हो गए बेटा? तो आपका आंसर आ गया mg cos थीटा एंड ma sin थीटा। क्लियर? तो भाई अगर मैं वाई डायरेक्शन की बात करूं तो नेट फोर्स तो ज़ीरो हो गया। नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस करेगा? ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा। क्लियर? और भाई ये नीचे नहीं जा रहा है तो एक्स डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम है। एक्स डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम कौन है? नीचे कौन चलाता था? mg sin थीटा। नीचे जाने से रोका किसने है? ma cos थीटा। तो ये टर्म कैंसिल हो गया और a की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? g tan थीटा। क्लियर? तो जो एक्सेलरेशन आता है बच्चे वो दोनों केस में सेम ही आ रहा है ना, तो आंसर फाइनली बेटा आपके सेम रहेंगे। ये पर्सन इस ऑब्जेक्ट को चलता हुआ नहीं देख रहा है, ये इक्विलिब्रियम में देख रहा है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कराएगा। यहाँ बच्चे आपका ग्राउंड से देख सकते थे, ग्राउंड से आपका ये डिस्कशन आया था। तो ये जो दो क्वेश्चन बच्चे हैं ना आपको दिखाए, वो आपका ये पॉइंट आए। और मैं आपको एक फिर से बताऊँ, जो अमेंडमेंट वाली बात आई, मेरी बात समझो। असली कहानी हुई कि जब तुम किसी फ्रेम से देखोगे, मान लेते बच्चे तुमने एक्सेलरेटेड फ्रेम से देखा बॉडी को, तो तुम्हें नेट फोर्स दिखा। नेट फोर्स जो रियल होता था, तुमने क्या किया, उसमें एक स्यूडो फोर्स जोड़ा। ये जो रियल फोर्स होता था, तुमने कहा एक स्यूडो फोर्स और जोड़ूंगा मैं, और मुझे जो नेट फोर्स होगा उसमें एक्सेलरेशन कौन सा दिखेगा? जब तुम एक्सेलरेटेड फ्रेम से देख रहे हो तुम्हें एक्सेलरेशन भी कौन सा दिखेगा? रिलेटिव दिखेगा। तो चेंज हुआ क्या, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। नेट फोर्स रियल फोर्स हुआ, स्यूडो फोर्स क्या होता है? माइनस इनटू मास ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम आ गया, दिख रहा है बच्चे। और ए रिलेटिव क्या होता है? एम ए रिलेटिव क्या होगा? ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। जो एक्सेलरेशन होता है उसमें से फ्रेम के एक्सेलरेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, तभी तो रिलेटिव आएगा ना। याद आ रहा है? फ्रेम अपने एक्सेलरेशन का अपोजिट ना केवल खुद में बाकी सब में भी ऐड करेगा, तो उस हिसाब से आपका यहाँ पे माइनस ए फ्रेम करके आ गया ना। आप बोलोगे सर यहाँ से अगर देखा जाए तो फिर तो नेट फोर्स एम ए के इक्वल ही हो गया ना। तो ग्राउंड से जब फिजिक्स पढ़ते हो तो ये वाली फिजिक्स होती है, और जब तुम एक्सेलरेटेड फ्रेम से पढ़ते हो तो ये वाली फिजिक्स। तो दोनों की मैथ्स तो सेम ही हुई ना। ग्राउंड से तुम्हें रियल एक्सेलरेशन दिखेगा, केवल नेट फोर्सेस दिखेंगे। स्यूडो एक्सेलरेटेड फ्रेम से तुम्हें रिलेटिव एक्सेलरेशन दिखेगा और एक स्यूडो फोर्स एक्स्ट्रा दिखेगा। तो ये जो अमेंडमेंट आपने किया ना, स्यूडो फोर्स लगा के रिलेटिव एक्सेलरेशन देखा, ये मैथ्स तो दोनों बच्चे सेम ही है ना। वो जो ग्राउंड पे खड़े हुए लोग हैं उनकी फिजिक्स ये है, और जो वेज पे बैठा हुआ पर्सन था उसकी फिजिक्स ये वाली है, क्योंकि उसको एक एक्स्ट्रा फोर्स और रिलेटिव एक्सेलरेशन दिखेगा। क्लियर? डन है? तो मैथमेटिक्स समझ में आती है बच्चे दोनों की क्या हुई। तो बाकी हम लोग और भी न्यूमेरिकल्स पिक करेंगे। स्यूडो फोर्स एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, पर धीरे धीरे करके हम इसे फ्रिक्शन से रिलेट करते हैं, तो हमारा लॉज ऑफ मोशन में एक जैसे बोलते हैं ना फेदर इन कैप भी ऐड होता है। भाई हमारी नॉलेज ये भी रेडी हो गई है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाके हम फ्रिक्शन के क्वेश्चन करने के साथ इसको पिक करेंगे। ओके।